राजस्थान हमारे हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो अपनी खूबसूरती, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास की गहराइयों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस रेगिस्तान की मिट्टी में सिर्फ रेत नहीं, एक खास सी खुशबू है, मोहब्बत की, अपनापन की और रंगों की। लेकिन इसी मिट्टी में कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जिनको समझना उतना ही मुश्किल है जितना इस रेगिस्तान की बदलती हुई हवाओं का रुख पकड़ना। इन्हीं दफन कहानियों में से एक है भंवरी देवी का रहस्य। एक ऐसी कहानी जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती, क्योंकि इसमें है राजनीति का खेल, साजिश की परतें, वायलेंस का खौफ और एक ऐसी सीढ़ी जिसने पूरे राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख दिया था। कभी कभी सच्ची कहानियां इतनी अंधेरी होती हैं कि दिमाग सुन्न पड़ जाता है। ये वही कहानी है जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है, हर चेहरा अपने पीछे एक नकाब छिपाए बैठा है। और सच मानो, ये कहानी तुम्हारे दिमाग के साथ सच में खेल जाएगी। भंवरी देवी जोधपुर के पास के बिलाड़ा गांव की रहने वाली एक नर्स थी। 1 सितंबर 1991 को वो अचानक लापता हो गई। देखने में तो ये एक आम अपहरण या मर्डर केस लगता था, लेकिन जो राज बाद में सामने आए उन्होंने पूरे राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख दिया। कौन थी ये औरत? कैसे एक नर्स ने नेताओं की कुर्सियों तक को हिला दिया? कैसे 2 बड़े सियासी परिवारों का भविष्य उसके हाथों में आ गया था? और आखिर वो अचानक गायब कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसकी कहानी में FBI तक को शामिल होना पड़ा? एक ऐसी कहानी जिसका सच 13 साल बाद भी किसी को नहीं पता। कभी कभी सियासत में सच वो नहीं होता जो सामने दिखता है, सच वो होता है जो छिपाया गया हो। वो नर्स कोई आम औरत नहीं थी। वो औरत थी जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो अकेले राजस्थान की पूरी सरकार हिला सकती थी। भंवरी देवी, एक नाम जो आज भी इस देश की सियासत की फाइलों में एक अनसुलझी पहेली बनकर पड़ा है। उसकी कहानी FBI तक कैसे पहुंची? क्या वो जिंदा है या उसकी मौत भी किसी साजिश का हिस्सा थी? ये समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, वक्त की उस शुरुआत में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। भंवरी देवी नाम तो सुना ही होगा, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी शायद ही किसी फिल्म से कम हो। राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव में जन्मी भंवरी उस मिट्टी की बेटी थी जहां सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। भंवरी के माता पिता गरीब मजदूर थे, दिन भर मेहनत मजदूरी करके घर का चूल्हा जलाते थे। पैसों की तंगी इतनी थी कि जब वक्त आया तो उसकी मां को एक ही दिन में अपनी 3 बेटियों की शादी करनी पड़ी, और भंवरी भी उन्हीं में से एक थी। उस वक्त वो बस 18 साल की थी, उम्र जिसके सपने आसमान छूने के होते हैं, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उस झटके के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों का दबाव था और समाज की अपनी बंदिशें। मजबूरी में मां ने सब बेटियों को एक साथ विदा कर दिया। भंवरी ने गांव के सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की थी और पढ़ाई खत्म होते ही उसे उसके पति अमरचंद के पास भेज दिया गया। उसका ससुराल जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में था। अमरचंद एक ड्राइवर था, मेहनती तो था, पर शराब का बहुत बड़ा शौकीन भी, और यही लत भंवरी की जिंदगी में कड़वाहट लेकर आई। भंवरी के ससुर स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे। उन्हीं की सिफारिश से साल 1999 में भंवरी को भी स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्स की नौकरी मिल गई। उसकी पोस्टिंग जैसलमेर में हुई, ससुराल से मीलों दूर। भंवरी ने नौकरी तो पकड़ ली, लेकिन दिल में कुछ और ही ख्वाहिशें पल रही थी। वो सिर्फ एक नर्स नहीं बनना चाहती थी, उसे कैमरे के सामने आने का शौक था। वो राजस्थानी फिल्मों और लोकल म्यूजिक एल्बम्स में काम करने लगी। कभी कभी कुछ लोग नौकरी नहीं, अपनी पहचान ढूंढते हैं। धीरे धीरे वो शूटिंग में बिजी रहने लगी, ड्यूटी पर कम, कैमरे के सामने ज्यादा। लेकिन सरकारी नौकरी में यह आजादी लंबे वक्त तक नहीं चल सकती थी। लोगों ने नोटिस किया, बातें होने लगीं। साल 2009 में किसी ने भंवरी के खिलाफ शिकायत कर दी कि नर्स भंवरी देवी महीनों से अस्पताल नहीं आ रही। जांच हुई और रिपोर्ट में सब कुछ सच निकला। नतीजा, भंवरी को सस्पेंड कर दिया गया। भंवरी टूट चुकी थी, पर वो जानती थी कि किसके पास जाना है। साहब, मेरी गलती हो गई, पर मेरी नौकरी बचा लीजिए,
घर चलाना मुश्किल है। वो पहुंची कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई के पास, वही शख्स जिससे उसके करीबी रिश्ते बताए जाते थे। मलखान सिंह उस वक्त लूणी से विधायक थे और सियासत में एक बड़ा नाम। भंवरी ने मलखान से मदद मांगी और मलखान भी उसके साथ खड़े हो गए। चिंता मत कर, तेरी बात मैं खुद रखूंगा, ऊपर तक सब ठीक हो जाएगा। मलखान भंवरी को लेकर पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा के पास। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और सत्ता के गलियारों में यह मुलाकात एक नई कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। शायद भंवरी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रास्ता जो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए चुन रही है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। कभी कभी इंसान अपनी किस्मत से लड़ने निकलता है और वहीं किस्मत उसे मिटा देती है। उस वक्त राजस्थान की सियासत अपने सबसे शक्तिशाली दौर में थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और उनके भरोसेमंद मंत्री थे महिपाल मदेरणा, जिनके हाथ में जल संसाधन मंत्रालय की कमान थी। सत्ता, पैसा और प्रभाव, तीनों ही चीजें उनके कदमों में थी। ऐसे में किसी नर्स का निलंबन रोकना उनके लिए बस एक फोन कॉल भर का काम था। लेकिन यही तो किस्मत का खेल होता है, जहां मदद का एक छोटा सा एहसान आगे चलकर जाल बन जाता है। भंवरी देवी को न केवल उसकी नौकरी वापस मिल गई, बल्कि उसका तबादला भी उसके ससुराल के पास के अस्पताल में करवा दिया गया। यह तो उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था, पर इस जीत की कीमत उसे चुकानी थी और वो चुकाई भी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, जहां न नौकरी की बात थी न एहसान की, सिर्फ चाहत थी। भंवरी देवी अब एक नर्स नहीं रही थी, वो एक ऐसा चेहरा बन चुकी थी जो सियासत के गलियारों में फुसफुसाहटों का हिस्सा था। उसके पास था एक नाम, एक पहुंच और अब एक ऐसा राज जो किसी को भी मिट्टी में मिला सकता था। वो एक बेटी और 2 बेटों की मां थी, पर उसकी जिंदगी अब किसी फिल्म की तरह तेजी से बदल रही थी। कुछ ही सालों में उसने इतना पैसा और संपत्ति जुटा ली कि लोग हैरान रह गए। महंगे गहने, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े, और ये सब एक सरकारी नर्स की सैलरी में? नामुमकिन। पर भंवरी के लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मेरी बारी है ऊपर पहुंचने की। लालच धीरे धीरे उसके सिर पर नाचने लगा। वो और ताकत चाहती थी, और इज्जत और पैसा। साल 2011 में उसने भोपालगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की ठान ली। उसने टिकट के लिए महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई दोनों से वादा मांगा। लेकिन नेताओं का एक पुराना उसूल है, दिलासा दो, भरोसा नहीं, और यही हुआ। दोनों ने वादे तो किए, पर टिकट नहीं मिला। भंवरी को अब समझ आ गया कि वो बस इस्तेमाल हो रही थी। वो बोली, अब खेल मैं खेलूंगी और इस बार दांव बड़ा होगा। उसने एक नया रास्ता चुना, ब्लैकमेलिंग का, और इस खतरनाक खेल में जल्द ही एक नया खिलाड़ी जुड़ गया, मलखान सिंह की बहन इंदिरा विश्नोई। इंदिरा बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर थी और राजनीति के दांव पेंच अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि उसके भाई और भंवरी के बीच क्या रिश्ता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे इन सब से कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो भंवरी को मजाक में भाभी कहकर बुलाती थी। असल में इंदिरा के लिए यह रिश्ता नहीं, सौदा था। वो चाहती थी कि उसका भाई मंत्री बने, और वो तभी मुमकिन था जब महिपाल मदेरणा उसे मंत्री पद सौंप दे। पर मदेरणा ऐसा कभी नहीं करने वाले थे, तो इंदिरा ने चाल चली। उसने भंवरी को उकसाया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे पूरा राजस्थान हिल जाए। अगर तू सच में बदला लेना चाहती है तो सबूत अपने पास रख। भंवरी ने चोरी छिपे महिपाल मदेरणा के साथ अपने निजी पलों की करीब 52 मिनट लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसे एक सीडी में सेव कर लिया। वो सीडी अब भंवरी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। इंदिरा ने उसे समझाया कि वो सीडी उसे दे दे, लेकिन भंवरी अब पहले वाली भोली लड़की नहीं रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लोग उसे बस इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सीडी मेरे पास रहेगी और मेरे हिसाब से चलेगा सब। वो जानती थी कि जब तक सीडी छिपी रहेगी तब तक वो जो चाहे मांग सकती है। उसने महिपाल मदेरणा से लाखों रुपए की मांग की और धमकी दी, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये सीडी बाहर जाएगी और फिर तुम्हारा करियर खत्म। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भंवरी ने इंदिरा के प्लान के उलट इस सीडी कांड में मलखान सिंह विश्नोई का नाम भी घसीट लिया। उसने दावा किया कि उसके पास मलखान सिंह की भी सीडी है। असल में कोई ऐसी सीडी थी नहीं, लेकिन यह झूठी धमकी काफी थी डर पैदा करने के लिए। अब मामला
और खतरनाक हो चुका था। भंवरी ने यहां तक कह दिया कि उसकी सबसे छोटी बेटी उसके पति अमरचंद की नहीं बल्कि विधायक मलखान सिंह की औलाद है, और वो इस बात को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने को भी तैयार थी। उसने मलखान को धमकी दी, अगर मेरी बेटी को तुम अपने खून का हक नहीं दोगे तो मैं सबके सामने बोल दूंगी, तुम उसे 20 किलो सोना और 50 लाख रुपए दो, वरना यह बात अब सिर्फ हमारी नहीं रहेगी। अब यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं रह गई थी, ये बन गई थी राजनीति, लालच और साजिश का एक ऐसा जाल जिसमें हर कोई फंसा हुआ था और बाहर निकलना नामुमकिन था। जिस सीढ़ी से उसने ताकत पाई थी वही सीढ़ी अब उसकी बर्बादी की वजह बनने वाली थी। भंवरी देवी अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गई थी, वो अब एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो आग में झुलसकर लावा बन चुकी थी। मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह ने जब अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उससे दूरी बना ली तो भंवरी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भरोसे का कत्ल कर दिया हो। फोन उठना बंद, मुलाकातें खत्म, सब कुछ जैसे पल भर में बदल गया। भंवरी के भीतर का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। एक दिन बिना सोचे समझे वो जयपुर में महिपाल मदेरणा के सरकारी बंगले पर पहुंच गई। गुस्से में तमतमाई भंवरी सीधा अंदर घुस गई और बोली, मंत्री जी, क्या अब मैं सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज रह गई हूं? घर में अफरा तफरी मच गई। महिपाल के सुरक्षा कर्मियों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके साथ हाथापाई भी की गई। सड़क पर गिरी भंवरी ने उस वक्त जो नजरें उठाई उनमें सिर्फ बदला था। अब वो एक घायल शेरनी थी और घायल शेरनी कभी पीछे नहीं हटती। जुलाई 2011 में वो सीधे बीजेपी के ऑफिस पहुंच गई। वहां उसने धमाका कर दिया, मेरे पास ऐसी सीढ़ी है जो 3 दिन में राजस्थान सरकार गिरा सकती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक ठंडी मुस्कान थी। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भंवरी ने उस सीढ़ी के कुछ हिस्सों की झलक चालाकी से मीडिया को दे दी थी। किसी का नाम नहीं लिया, पर तस्वीरों में साफ इशारा था कि वो मंत्री महिपाल मदेरणा ही हैं। अगले ही दिन यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। पूरे राजस्थान में हलचल मच गई। कांग्रेस सरकार की नींव हिलने लगी। अब खेल पलट गया था। भंवरी से दूरी बना चुके महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह अब डर चुके थे। वो दोनों फिर से उसके संपर्क में आए। तीनों के बीच एक डील हुई, भंवरी सीढ़ी सौंपेगी और बदले में उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। महिपाल ने 2.5 लाख एडवांस भी दे दिए और कहा, बाकी पैसे सितंबर में मिल जाएंगे, बस तू शांत रह। भंवरी को लगा सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन असल में वो खुद उस जाल में फंस चुकी थी जो उसी के लिए बुना गया था। उसे नहीं पता था कि अब खेल उसके खिलाफ लिखा जा रहा है, और वो भी जोधपुर के सर्किट हाउस में। उस वक्त भंवरी के पास एक मारुति स्विफ्ट कार थी। अगस्त 2011 में उसने वो कार अपने जानकार सोहनलाल विश्नोई को 4 लाख में बेच दी थी। सोहनलाल ने 50,000 एडवांस दिए और बाकी रकम बाद में देने का वादा किया। सोहनलाल पेशे से ठेकेदार था, विधायक मलखान सिंह की बुआ का बेटा और मंत्री महिपाल मदेरणा का भी खास आदमी। 1 सितंबर 2011 उसी दिन सोहनलाल का फोन आया, भंवरी, कार के पैसे तैयार हैं, साथ ही राजू भाई भी मिलना चाहते हैं। वो सीढ़ी देखेंगे, अगर सब सही रहा तो आज ही बाकी पैसे मिल जाएंगे। भंवरी को लगा वक्त आखिरकार उसके पक्ष में है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यह कॉल उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होने वाली है। उसने फोन रखा, बाल ठीक किए, आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। अब वक्त मेरा है। पर असल में वक्त अब उसके खिलाफ साजिश रच चुका था। धूप से तपती सड़क, आसमान में उड़ती 1 सितंबर 2011 की दोपहर का वक्त था। घड़ी ने ठीक 1 बजाया और भंवरी अपने घर से सीढ़ी लेकर भीलवाड़ा के लिए निकल पड़ी। उसके चेहरे पर वही भरोसा था कि आज सब ठीक हो जाएगा, उसे उसके 50 लाख मिल जाएंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रास्ते में बिलाड़ा पहुंचने पर उसे सोहनलाल विश्नोई मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भंवरी, सब इंतजाम हो गया है, आज तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। भंवरी को क्या पता था कि ये मुस्कान उस मौत की तरफ बढ़ने की शुरुआत है। सोहनलाल ने उसे अपनी महिंद्रा बोलेरो में बैठाया। गाड़ी के अंदर पहले से एक शख्स बैठा था, लंबा सख्त चेहरे वाला आदमी। यह है राजू भाई, सोहनलाल बोला, इन्हें ही सीढ़ी देखनी है, फिर पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। भंवरी ने हल्की मुस्कान दी। उसे लगा सब वैसा ही है जैसा तय हुआ था, पर वो नहीं जानती थी कि ये राजू भाई असल में राजस्थान का एक कुख्यात अपराधी था, शहाबुद्दीन, जिसे महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह ने एक ही मिशन पर भेजा था, भंवरी से किसी भी कीमत पर वो सीढ़ी निकलवाओ। गाड़ी चल पड़ी। बोलेरो में लगा सीडी प्लेयर चालू हुआ और उस पर वही वीडियो चलने लगा। भंवरी और महिपाल
मदेरणा के अंतरंग पलों की वो सीढ़ी। शहाबुद्दीन ने पूरी 52 मिनट की सीढ़ी बड़ी ठंडे दिमाग से देख डाली। बोला, अब समझ आया कि यह औरत कितनी खतरनाक है। इसे जिंदा छोड़ना मतलब सब खत्म। बोलेरो के पीछे पीछे एक मारुति स्विफ्ट चल रही थी। उसमें बैठा था शहाबुद्दीन का भरोसेमंद साथी बलदेव। सोहनलाल और शहाबुद्दीन गाड़ी को घंटे भर इधर उधर घुमाते रहे। शाम होने लगी थी। भंवरी बेचैन होकर बोली, अब तो पैसे दे दो, घर जाना है मुझे। शहाबुद्दीन ने ठंडी नजरों से देखा और बोला, थोड़ा सब्र रख भंवरी, अभी सब हो जाएगा। पर वो सब जो होने वाला था उसकी कल्पना भंवरी ने भी नहीं की थी। गाड़ी अब गांव के रास्ते से हटकर एक सुनसान पगडंडी पर मुड़ गई। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं और भंवरी के चेहरे पर डर उतरने लगा था। यह रास्ता मेरे घर का नहीं है, उसने घबराकर कहा। सोहनलाल ने नजरें झुका ली। अब वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक भंवरी चिल्लाने लगी, मुझे घर ले चलो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। वो दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तभी बलदेव ने अपनी स्विफ्ट रोककर बोलेरो के पास आकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अब गाड़ी में तीनों थे, शहाबुद्दीन, सोहनलाल और बलदेव। भंवरी को जबरदस्ती सीट के नीचे धकेल दिया गया। वो चीखती रही, छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे पैरों से दबा दिया गया ताकि वो उठ ना सके, आवाज ना निकाल सके। कुछ ही मिनटों में गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। भंवरी अब नहीं हिल रही थी। दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, चेहरे पर हैरानी और डर। ये तो हमें उसे जिंदा छोड़ने को कहा गया था, सोहनलाल कांपती आवाज में बोला। शहाबुद्दीन बड़बड़ाया, अब जो होना था हो गया, अब इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब कहानी में आते हैं वो लोग जो इस स्क्रिप्ट के असली लेखक थे। इस जाल की डोर किसी और के हाथ में थी। सहीराम वही शख्स जिसने मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के लिए पूरा प्लान तैयार किया था। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक सहीराम ही वो दिमाग था जिसने पूरी ये साजिश रची थी। उसके साथ था उमेश राम, जो हर कदम पर उसे गाइड कर रहा था। यही दोनों फोन पर शहाबुद्दीन और सोहनलाल को निर्देश दे रहे थे, अब सीढ़ी ले लो, अब रास्ता बदलो, अब उसे किसी को सौंप दो। लेकिन वक्त ने करवट ले ली थी। वो सीढ़ी जो कभी भंवरी की ताकत थी, अब उसकी मौत का कारण बन चुकी थी। और वो बोलेरो जो उसे सपनों की मंजिल तक ले जाने वाली थी, वही उसकी आखिरी सवारी बन गई। सीढ़ी की खबर मीडिया में फैलने के बाद हालात आग की तरह भड़क उठे। 23 से 26 जुलाई के बीच मंत्री महिपाल मदेरणा और सहीराम के बीच फोन पर 1-2 नहीं बल्कि 21 बार बातचीत हुई। वहीं सोहनलाल और मदेरणा के बीच 31 बार फोन कॉल्स हुए। ये आंकड़े खुद ये साबित करने के लिए काफी थे कि कहीं कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था। भंवरी की मौत के बाद जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो शहाबुद्दीन और सोहनलाल ने घबराकर सहीराम से संपर्क किया। अब क्या करें, शहाबुद्दीन ने कांपती आवाज में पूछा। सहीराम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लाश को लेकर जालौर चले जाओ, वहां विष्णाराम मिलेगा, उसे भंवरी को सौंप दो। आधी रात के सन्नाटे में तीनों, सोहनलाल, शहाबुद्दीन और बलदेव, बोलेरो में भंवरी की लाश लेकर जालौर की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवा भारी थी और उनके चेहरों पर डर की परतें साफ दिख रही थीं। जालौर पहुंचने पर वे विष्णाराम से मिले। प्लान के मुताबिक भंवरी को उसे जिंदा सौंपना था, लेकिन जब उसने पीछे की सीट पर पड़ी निश्चल देह देखी तो उसका चेहरा उतर गया। तुम लोग तो कह रहे थे औरत जिंदा है, विष्णाराम ने गुस्से में कहा। सोहनलाल बुदबुदाया, गलती हो गई, वो दम घुटने से मर गई। विष्णाराम ने लाश लेने से साफ मना कर दिया, पर तभी उसका फोन बजा। कॉल किसी बड़े आदमी की थी। आवाज आई, लाश को ठिकाने लगा दे, तेरे सारे केस खत्म करवा देंगे, जो इनाम मांगेगा मिलेगा, तेरे एसएसपी को भी हटा देंगे जो तेरे पीछे पड़ा है। यह सुनते ही विष्णाराम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। ठीक है, उसने कहा, आज रात ही सब निपटा देता हूं। रात के करीब 9 बजे उसने सोहनलाल और शहाबुद्दीन से लाश ले ली। अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ वो स्कॉर्पियो में बैठा और जालौर के बाहर एक सुनसान इलाके की ओर निकल गया। रात गहराती जा रही थी, आसमान में सिर्फ चांद था और उनके गुनाहों की परछाई। गाड़ी एक सूने मैदान के बीच रुकी। उन्होंने वहां एक गहरा गड्ढा खोदा और भंवरी की लाश उसमें रख दी। फिर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। कुछ देर बाद हवा में सिर्फ धुआं था और राख के टुकड़े। जब लाश पूरी तरह जल गई तो उन्होंने सावधानी से बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा किया और पास की नहर में फेंक दिया। उस रात के बाद से भंवरी देवी इस दुनिया से ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं।
1 सितंबर 2011 के बाद किसी ने भी भंवरी को नहीं देखा। 12 दिन बीत गए। 13 सितंबर को उसके पति अमरचंद ने आखिरकार नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वो बोला, मेरी पत्नी 1 सितंबर से गायब है और मुझे पूरा यकीन है कि मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह विश्नोई ने उसे गायब करवाया है। अमरचंद ने पुलिस को बताया कि मदेरणा अक्सर उसकी पत्नी को फोन किया करते थे। मैंने उन्हें मना भी किया था, कहा था कि मेरी पत्नी से इस तरह बात मत किया करो, लेकिन वो नहीं माने। अमरचंद की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, राजस्थान की सियासत में तूफान मच गया। न्यूज चैनल्स ने हेडलाइन चला दी, भंवरी देवी लापता। क्या राजस्थान सरकार में कुछ छिपाया जा रहा है? विपक्ष ने सरकार को घेरा और सत्ता पक्ष बचाव में उतर आया। राज्य की गलियों से लेकर विधानसभा तक बस एक ही सवाल गूंजने लगा, भंवरी देवी कहां है? क्योंकि अब सबको लगने लगा था कि जिस सीढ़ी की धमकी भंवरी ने दी थी, उसी सीढ़ी को दबाने के लिए उसकी जान ले ली गई है। जनता और विपक्ष दोनों ही अब सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि कांग्रेस के इन 2 बड़े नेताओं पर निष्पक्ष जांच हो। पर असली सच्चाई तो अभी सामने आना बाकी थी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं थी। ये कहानी थी सत्ता, रहस्य और धोखे की एक ऐसी साजिश की जो पूरे राजस्थान को हिला देने वाली थी। आखिर वक्त आ ही गया जब राजस्थान सरकार को यह एहसास हुआ कि अब भंवरी देवी केस किसी आम पुलिस केस से कहीं ज्यादा गहराई रखता है। 15 सितंबर 2011 को राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस के हाथ से जांच लेकर उसे सीधे सीबीआई के हवाले कर दिया। अब यह मामला सिर्फ एक लापता महिला का नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में छुपे एक काले सच का बन चुका था। 23 सितंबर 2011 को अदालत ने सरकार को सख्त आदेश दिया कि महिपाल मदेरणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और फिर 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदेरणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी मदेरणा और मलखान सिंह दोनों को पार्टी से निकाल बाहर किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 22 अक्टूबर 2011 की रात ने सब कुछ बदल दिया। वही शहाबुद्दीन, जिसे सब राजू भाई के नाम से जानते थे, उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद तो जैसे सीबीआई के सामने इस केस की परतें खुद ब खुद खुलने लगी। अब सीबीआई को यकीन हो गया कि भंवरी देवी की हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी, लेकिन असली सबूत तभी मिल सकता था जब भंवरी की लाश मिलती। तभी 3 नवंबर 2011 को सीबीआई के हाथ एक अहम सबूत लगा, 4 मिनट की एक फोन रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग में भंवरी और इंदिरा बिश्नोई के बीच सीडी के सौदे की बात हो रही थी। कुछ वक्त बाद वो वीडियो सीडी भी मीडिया चैनलों और अखबारों तक पहुंच गई, जिसमें मंत्री महिपाल मदेरणा भंवरी देवी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। जैसे ही ये सीडी सार्वजनिक हुई, पूरे देश में हंगामा मच गया। भंवरी देवी समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है, इसलिए उसने वो सीडी सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कॉपीज में तैयार कर ली थी। एक कॉपी तो उसने अजमेर के एक बैंक लॉकर में भी छुपा रखी थी। बाद में सीबीआई ने वहीं से वो सीडी बरामद कर ली। जांच आगे बढ़ी और सीबीआई ने धीरे धीरे सबको पकड़ना शुरू किया। सहीराम और उसका साथी उमेश राम सबसे पहले सीबीआई के शिकंजे में आए। पूछताछ में खुद महिपाल मदेरणा ने भी भंवरी से अपने रिश्ते की बात कबूल कर ली और फिर 2 दिसंबर 2011 की रात सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मदेरणा की गिरफ्तारी के बाद अगली गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। वो कोई और नहीं बल्कि भंवरी का पति अमरचंद था। 8 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हाँ, वही अमरचंद जिसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, वही उसके गायब होने की साजिश में शामिल निकला। सीबीआई के मुताबिक अमरचंद जानता था कि 1 सितंबर को भंवरी सीडी के सौदे के लिए सोहनलाल से मिलने जा रही है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अमरचंद ने लालच में यह सोच लिया कि अगर भंवरी के साथ कुछ भी हुआ तो जो पैसे उसे मिलने वाले थे वो सीधे उसके हाथ लग जाएंगे। लेकिन किस्मत ने उसका खेल ही पलट दिया। भंवरी तो चली गई, पर अमरचंद को कुछ भी नहीं मिला। 19 दिसंबर 2011 को मलखान सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके परिवार के कुछ लोग भी इस साजिश में शामिल थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया और फिर एक एक करके बाकी किरदार भी सीबीआई के जाल में फंस गए। भंवरी की लाश ठिकाने लगाने वाले विश्नाराम का साथी ओम प्रकाश पहले पकड़ा गया। फिर विश्नाराम और उसका एक और साथी कैलाश भी गिरफ्तार हुए। 17 जनवरी 2012 को इस पूरे खेल का आखिरी मोहरा अशोक भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर गया। कहते हैं ना, सच कितना भी गहरा दफन क्यों ना हो, वक्त के साथ मिट्टी खुद ही उसे बाहर निकाल देती है। और इस बार भी वक्त ने अपना खेल दिखा दिया। आखिरकार जब सीबीआई की लगातार पूछताछ
और सबूतों का दबाव बढ़ा तो एक एक कर सारे गुनहगारों की चुप्पी टूटने लगी। विष्णाराम, कैलाश और ओम प्रकाश ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उन्होंने सीबीआई टीम को उस जगह पर ले जाकर दिखाया जहां उन्होंने भंवरी देवी की लाश को जलाया था। वो जगह वीरान थी, आसपास सिर्फ सन्नाटा था और जमीन पर वही गड्ढा जिसमें उन्होंने इंसानियत को जला डाला था। विष्णाराम ने जांच अधिकारियों को वो नहर भी दिखाई जहां उन्होंने लाश के अवशेष फेंके थे। इसके बाद सीबीआई ने बिना वक्त गवाए उस नहर की खोजबीन शुरू कर दी। 4 दिन तक चली लगातार खुदाई और खोज के बाद वो सबूत सामने आए जिन्होंने पूरी कहानी को जिंदा कर दिया। नहर से सीबीआई को भंवरी के दांत, उसकी खोपड़ी के कुछ हिस्से, पांव की बिछुएं, कान के झुमके, गले का लॉकेट और एक वाटरप्रूफ कलाई घड़ी मिली। हैरानी की बात यह थी कि वो घड़ी अब भी चल रही थी, जैसे वक्त खुद बता रहा हो कि उसका मालिक अब कभी नहीं लौटेगा। जांच टीम को वहीं से एक बोरी, एक बड़ा चाकू, 2 देसी कट्टे और एक आयरन बेड भी मिला, जिसे भंवरी की खोपड़ी तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब ये सब चीजें भंवरी के बेटे को दिखाई गईं, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पहचान ली, हाँ, ये सब मेरी मां का ही है। सीबीआई ने मात्र 100 दिनों में बिना किसी दबाव के ये केस सुलझाकर दिखा दिया। फिर उन्होंने भंवरी के बेटे और बेटी के खून के नमूने और नहर से मिले जले हुए हड्डियों व दांतों को अमेरिका की एफबीआई के पास डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट आई और उसने सब कुछ साफ कर दिया। एफबीआई ने पुष्टि की कि नहर में मिली हड्डियां और दांत 36 वर्षीय भंवरी देवी के ही थे। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था, भंवरी देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। हालांकि इससे पहले एम्स के कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि नहर से मिली हड्डियां इंसान की नहीं बल्कि जानवरों की हैं। लेकिन एफबीआई की रिपोर्ट ने वो शक भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इन सारे सबूतों, गिरफ्तारियों और खुलासों के बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इस बार आरोप गंभीर थे। महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए। वहीं अमरचंद यानी भंवरी का पति पर भी साजिश में शामिल होने, सबूत छुपाने और अपहरण करवाने का इल्जाम लगा। आखिरी गिरफ्तारी इंदिरा बिश्नोई की हुई साल 2017 में। वो 6 साल तक फरार रही और आखिरकार सीबीआई के हत्थे चढ़ी। उस पर भी भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश रचने का आरोप था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, केस की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। एफबीआई का डीएनए विशेषज्ञ, जिसने भंवरी की हड्डियों की जांच की थी, उसे साल 2021 तक भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका और कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से गवाही देने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। नतीजा, सीबीआई का केस कमजोर पड़ गया। अब यह पूरा मामला कोर्ट में अटका पड़ा है। साल 2022 तक सभी 17 आरोपी जमानत पर बाहर हैं और भंवरी देवी की आत्मा शायद अब भी इंसाफ की राह तक रही है। मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की भी 17 अक्टूबर 2021 को उन्हें की जोधपुर स्थित कोठी में कैंसर से मौत हो गई। एक समय राजस्थान की सियासत का सबसे ताकतवर चेहरा अब बस एक बंद फाइल का हिस्सा बन चुका है। कभी कभी सच्चाई की सबसे ऊंची आवाज किसी चुप्पी के अंदर दबी होती है। भंवरी की आवाज आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती है, न्याय की मांग करती हुई। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और अनकहे सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच, जिसे सामने लाना जरूरी है। मैं हूं रिवीलिंग आइज। मिलते हैं अगली कहानी में।